दोस्तों नमस्कार। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सेशन, और टैक्सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स। आज हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम जो पढ़ेंगे वो है जीएसटी। जीएसटी इसको आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स है। गुड्स मतलब वस्तुएं और सर्विस मतलब सेवा। तो यह टैक्स किस पे लगेगा? यह टैक्स लगेगा वस्तुओं पर और सेवाओं पर। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जहां पे कराधान एवं करापात दो अलग अलग बिंदुओं पर होता है। कराधान और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होने का तात्पर्य यह है कि टैक्स जिसके ऊपर लगेगा भुगतान कोई और करेगा। मतलब कर के भुगतान का दायित्व किसी और पर टाला जा सकता है। वो क्या होता है? वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब जीएसटी की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। लिखेंगे जीएसटी को, लिखेंगे उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर या प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। लगने वाला, एक लाइन और लिख लो भाई, एक शब्द है लगने वाला। गंतव्य आधारित कर, गंतव्य आधारित कर। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्यवर्धन पर लगने वाला गंतव्य आधारित कर, ये क्या है? ये जीएसटी है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक चीज को। इसकी जो दूसरी विशेषता वो क्या है? इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ये शामिल होता है। और इसकी क्या विशेषता है? माह में 3 बार जीएसटीआर ये फाइल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपके सामने आ गए। पहला टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, और दूसरा गंतव्य आधारित कर क्या है। मूल्यवर्धन आपको पता है, जैसे कोई वस्तु बना, रॉ मटेरियल है 100 रुपए का, वस्तु बनाते बनाते उसका मूल्य हो गया 120 रुपए। कैसे? बनाने में 40 रुपए खर्च हो गए। फैक्ट्री से होलसेलर के पास गया तो उसने 20 रुपए का मार्जिन रख लिया, वो 160 हो गया। ऐसे करते 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 पता चलेगा कि वो जो 100 रुपए की चीज थी वो ग्राहक के पास, उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते वो 200 का हो गया।
तो जितने स्टेप पे जितने जितने लोगों के पास जाएगा उसका वैल्यू एडिशन होता जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ओके, चलो देखो भाई, अब ये गंतव्य आधारित क्या है इसको देखो। तो लिखेंगे गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर होने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। कह रहे हैं कि जहां प्रोडक्ट जाएगा, जहां प्रोडक्ट जाएगा वहीं कर लगेगा। हाँ, समझ आ रही है? मतलब जहां प्रोडक्शन हुआ वहां टैक्स नहीं देना है। प्रोडक्शन जहां पे कंज्यूम होगा, वो प्रोडक्ट जहां पे कंज्यूम होगा, जहां पे जाएगा टैक्स वहां देना है। ठीक है। दूसरा, उपभोक्ता राज्य कर का भुगतान करेगा। दोनों सेम टू सेम बात है, बात को समझो। मान लो कोई ब्रेड है, ठीक है, ये कहाँ बना, ये बना महाराष्ट्र में, लेकिन यहां से चला कहाँ चला गया, यूके में, उत्तराखंड। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन इसका कंजम्पशन कहाँ हुआ, ये हुआ उत्तराखंड में। तो जीएसटी कौन सा राज्य भरेगा, उत्तराखंड भरेगा। ठीक है। यदि उत्तराखंड से चला जाता हिमाचल प्रदेश में, तो टैक्स कौन भरता, हिमाचल प्रदेश। मतलब जहां पे प्रोडक्ट उपभोग होगा, जहां उसकी खपत होगी, जहां वो उपभोग कर लिया जाएगा, वही राज्य जीएसटी को भरेगा। ठीक है। अब एक शब्द यहां पे देखो आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या है? मान लो एक कंपनी है ए, इसने कोई बनाया प्रोडक्ट 100 रुपए का। ठीक है। इसको जाना है कहाँ, इसको जाना है एक्स के पास। ठीक है। तो कायदे से टैक्स कौन देगा, एक्स देगा। क्लियर? लेकिन ये बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से एक्स के पास गया। अब देखो भैया, ए क्या है, ये होलसेल, ये क्या है, ये कंपनी है, ये बना रही है। ये क्या कर रही है, ये बना रही है। क्लियर? ये क्या है, ये होलसेलर है। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, या उनको आप शॉपकीपर मान लो। और फाइनली किसने लिया, एक्स ने लिया। तो अगर 100 रुपए का इसका प्रोडक्ट है, इसने 100 रुपए का परचेज किया, तो मान लो जीएसटी कितना है, जीएसटी मान लो 18%। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 118 हो गया। ठीक है। इसने कुछ इसमें अपना मार्जिन रखा, कितना हो गया, मान लो इसने 12 रुपए का रख लिया प्रॉफिट, कितना हो गया, 130। अब ये यहां गया, ठीक, तो 130 का 18% कितना होगा, 156-57 रुपए, मान लो राउंड फिगर कर लेते हैं 55, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसने इसमें 15 रुपए का अपना प्रॉफिट रखा, कितना हो गया, 170 का हो गया। और यहां से फिर ये आया, फिर 18% का जीएसटी, 1734, ये मान लो 205 का हो गया। ध्यान देना, जीएसटी इसे देना था,
ना। लेकिन यहाँ भी 18 रुपये का जीएसटी लगा, यहाँ भी जीएसटी लगा। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये जीएसटी ये पे कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, ये जीएसटी, जो ये जीएसटी पे कर रहे हैं, इनके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। अरे बात समझ, इनके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह ये जो जीएसटी पे कर रहे हैं, ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इन्हें नहीं पे करना था, लेकिन इन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अपने पिछले वाले से खरीदा था, तो इन्होंने पे किया। इसी तरह इनको भी नहीं पे करना था, लेकिन इन्होंने भी पे किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिछले वाले से खरीदा था। ठीक है, बात समझ आ रही है। फाइनली लास्ट में जिसने उपभोग करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदा वो यक्स है, और यक्स ने जो जीएसटी पे किया, बस वही फाइनल जीएसटी मानी जाएगी। इसके पहले जितने लोगों ने भी पे किया होगा वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए ये क्या लिखा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ऐसा न करें तो क्या होगा? इसी एक प्रोडक्ट पे ये भी जीएसटी पे करेगा, ये भी पे करेगा, ये भी पे करेगा। तो एक ही प्रोडक्ट की 3-3 बार जीएसटी हो जाएगी। इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब एक ही टैक्स का, एक ही प्रोडक्ट पे कई टैक्स का लगना, बार बार लगना, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट है। कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। और जब देखा कि ये जीएसटी वाली समस्या तो मतलब पहले की जो टैक्स व्यवस्था थी उसकी समस्या जीएसटी में भी आ रही है, तो इन्होंने कहा कि भैया ये लेके आओ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिनके ऊपर कर के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं है, यदि उन्होंने भी कर को चुका दिया तो उन्हें वो इनपुट हो जाएगा, उनको वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फाइनली जो ये प्रोडक्ट खरीदेगा उपभोग करने के लिए, इसे वापस नहीं होगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हक है। ओके, अब देखते हैं जीएसटी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जीएसटी का इतिहास। देखो, जो इसका शुरुआत है ना, वो 1918 से हुआ है। और इसकी जो अवधारणा है जीएसटी की अवधारणा, इसे दिया है एफ वैन साइमंस। एफ वैन साइमंस, ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। ठीक भाई। उसके बाद 1954 आता है, जहां पर फ्रांस ने आंशिक रूप से जीएसटी लागू किया। ठीक है, उसके बाद 1960 आएगा, जहां पे ब्राजील ने पूर्ण रूप से लागू किया। ठीक है, तो 1918 में इसका पहली बार इसकी अवधारणा दी गई एफ वैन साइमंस के द्वारा। ये जर्मनी के थे। 1954 में फ्रांस ने आंशिक रूप से जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया, और 1960 में ब्राजील ने पूर्ण रूप से जीएसटी को लागू किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है भारत की। तो भारत ने 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया, और ऐसा करने वाला भारत 166वां देश बना। कौन सा बना? 166वां देश। और भारत ने जो जीएसटी लागू किया है, ये कौन सा मॉडल है? ये कनाडा मॉडल है। ठीक है, तो भारत ने कनाडा मॉडल पे जीएसटी को लागू किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भारत कौन सा, किस क्रम का देश है? तो 166वें नंबर का। मतलब आप कह सकते हैं कि विश्व के जो तमाम देश हैं सबने जीएसटी को लागू कर रखा है। ठीक भाई।
चलो काम की चीज देखो। लिखेंगे जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी। भारत में जीएसटी अचानक 2017 में नहीं आ गई, मतलब रात में सोए सुबह उठे तो जीएसटी जीएसटी सब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। 1976 में 1976 में अप्रत्यक्ष कराधान समिति का गठन हुआ। अप्रत्यक्ष कराधान समिति का गठन हुआ और इसके जो हेड बनाए गए वो थे एल के झा। ठीक है, इनका प्रस्ताव क्या था? इनका जो प्रस्ताव था वो ये था कि वैट को मैन वैट के रूप में लागू किया जाए। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स और मैन वैट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब 1986 में क्या करते हैं? 1986 मैन वैट को मोड वैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 2004 में क्या किया? मोड वैट को सेन वैट में रूपांतरित कर दिया गया और 2005 में राज्य स्तर पर वैट लागू किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है भाई, अब देखो क्या क्या है हमारे पास। सेन वैट है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, और क्या हमारे पास है? हमारे पास वैट है। ठीक है, और हमारे पास क्या था? सर्विस टैक्स था। भाई ये दोनों जो है ना, सेन वैट और वैट, दीज आर फॉर गुड्स एंड दिस इज फॉर सर्विसेज। बोले सबको मिलाओ, तो मिला के क्या बनाया? जीएसटी। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे पहला जीएसटी कोई नया कर नहीं है। जीएसटी कोई नया कर नहीं है, यह वैट का ही विकसित व अंतिम रूप है। ठीक है, अब 2004 में, आपको पता है 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था। ठीक है, तो एफआरबीएम एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर एक समिति का गठन हुआ था। तो कौन सी समिति थी? डॉक्टर विजय केलकर समिति।
और इसी समिति ने ये अनुशंसा दिया, क्या अनुशंसा दिया? जीएसटी का। जीएसटी को अपनाने के लिए पहली बार भारत में जो अनुशंसा दिया गया, किसने दिया? विजय केलकर समिति ने, या इसी को कहते हैं विजय केलकर टास्क फोर्स, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं FRBM टास्क फोर्स, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक भाई, अब आगे देखो क्या हुआ फिर। इसमें किसकी सरकार थी? इसमें सरकार तब तक आ गई थी UPA की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर। अब 2006 में जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2010 तक जीएसटी क्या होगा? लागू होगा। 2010 तक क्या होगा? जीएसटी लागू होगा, ऐसा इन्होंने कहा। अब 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा क्रम का? 115वें क्रम का। लेकिन ये पास नहीं हो पाया। पास न होने का कारण क्या था? कि इसके पास होते होते लोकसभा का हो गया विघटन, ठीक है, तो ये पास नहीं हो पाया। अब आइए वहां से कहानी देखते हैं जहां से ये पास हुआ, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वही महत्वपूर्ण है। कहानी जानना चाहिए, कहानी परीक्षा में पूछेगा नहीं, परीक्षा में पूछेगा काम की बात। तो अब देखो काम की बात। अब आया 2014, ठीक है, तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में सदन में क्या हो गया? प्रस्तुत हो गया। क्या प्रस्तुत हो गया? जीएसटी। ठीक भाई, 6 मई 2016 को ये लोकसभा से पास हो गया। 3 अगस्त 2016 को 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन संशोधन के साथ, संशोधन के साथ। फिर क्या हुआ तब 8 अगस्त 2016 को यह लोकसभा से फिर से पास हो गया, और फाइनली 6 सितंबर 2016 प्रेसिडेंट ने इस पे अप्रूवल दे दिया, अपनी सहमति दे दी, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वो प्रभावी हो गई। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। और 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी डे, जीएसटी दिवस, ठीक है। तो इन डेट्स पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ ही ले, तो पूछ लेगा तो शर्मिंदा नहीं होना है, अपने पास सब कुछ है, बस टाइम पे याद होना चाहिए। हाँ, ये आपसे आप ये समझ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आप कि ये लोकसभा से 2 बार क्यों पास किया गया है। देखो, कोई भी विधेयक यदि किसी सदन से पास हो गया और दूसरे सदन में गया, और दूसरे सदन ने पास तो किया लेकिन उसमें कुछ संशोधन कर दिया,
उसे वापस उसी सदन में आना पड़ेगा ताकि वह दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार कर सकें। संशोधन जेन्युइन लगेगा तो ठीक है, फिर से पास हो जाएगा। जेन्युइन नहीं लगता है तो फिर वही गतिरोध उत्पन्न होता है। तो आमतौर पे पास हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कानून बन रहा है और कानून में 100 बातें लिखी गई हैं और ये 100 बातें लोकसभा से पास हो गई। क्लियर। और यही राज्यसभा में, राज्यसभा ने 95 पॉइंट को अप्रूव कर दिया। बोलिए 5 पॉइंट आपका अप्रूव करने लायक नहीं है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो कानून दोनों सदन से पास होना चाहिए तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो भैया यहाँ पे 100 चीजें पास हुई, 100 पॉइंट पास हुए और यहाँ 95 ही पास हुए। इसका मतलब 5 पास नहीं हुए। तो जो 5 ये पास नहीं हुए तो इन 5 पे विचार करने के लिए इसको फिर लोकसभा में जाना होगा तो नहीं जाना होगा? तो बिल्कुल जाना होगा। ये बात है। चलिए कुछ फैक्ट देख लीजिए जीएसटी से संबंधित। तो पहला संविधान संशोधन विधेयक का क्रम कौन सा था? 122वां। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, ये कौन सा क्रम है? 101वां। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक स्टेट था तेलंगाना, जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य। ठीक है। जम्मू कश्मीर जीएसटी पारित करने वाला ये अंतिम राज्य है। ठीक है, सब फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्या है? असम। ये क्या है? असम क्या है? देखो, जीएसटी प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य। जीएसटी संबंधित जो विधेयक था अपनी विधानसभा में वो प्रस्तुत करने वाला ठीक है। अब ये जो संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन, इससे किन किन आर्टिकल्स पे प्रभाव पड़ा उसको जरा एक क्रम से देख लेते हैं। पहला लिखेंगे अनुच्छेद 268 ए। दूसरा 279 ए। तीसरा 270। अगला 366। अगला 269 ए। उसके बाद 246। तो 246 में
संघ और राज्य के संबंधों की चर्चा है। बताया जाएगा इसको क्या है ये। 269 ए को निरस्त कर दिया गया। 366 में यह कहा गया कि जो अल्कोहलिक पदार्थ होंगे, शराब वगैरह, ये जीएसटी से बाहर होगा। 270 में सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी की बात की गई है। 289 ए ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जीएसटी परिषद के गठन की बात की गई है। जीएसटी परिषद का गठन, हेड कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। और 268 ए जो है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर कर कौन वसूलेगा? केंद्र सरकार वसूलेगी। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें आईजीएसटी की बात की गई है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर कर केंद्र सरकार वसूलेगा। ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल्स। अभी ये समाप्त तो नहीं हुआ है। ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जीएसटी के विषय में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। और बीच बीच में आप लोग देखते हैं कभी कभी वीडियो में अपलोड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि वीडियो तैयार रहता है, अपलोड न करने का रीज़न ये होता है कि उस दिन अगर मैं अक्सर 7 बजे जो वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब उसकी टाइमिंग 7 बजे होती है, और उसी दिन जो है वो इंडिया का किसी से जो क्रिकेट मैच आ रहा होता है। अब क्रिकेट देखें कि इकोनॉमिक्स देखें, तो लोगों का रुझान वो क्रिकेट के प्रति ज़्यादा है। तो ऐसे में मैं उस दिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो कभी कभी क्लास में नहीं आती है, तो ना आने का यही रीज़न है। ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग जो समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हो सकता है अभी आईपीएल आ जाएगा तो लोग आईपीएल में टूट पड़ेंगे। समय आपका है, निर्णय आपका है कि आप क्रिकेट देखेंगे कि आप इकोनॉमिक्स की क्लास देखेंगे। फिर भी जो भी निर्णय हो, लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए, इस समय हमेशा कम होता है सबके पास। नमस्कार।